मेन सोच रहा था, क्या रिलेटिविटी गलत साबित हो सकती है? आखिर हमने पहले भी बहुत सी गलत चीज़ों पर विश्वास किया है। जियोसेंट्रिक मॉडल टूट गया, ईदर थियरी मर गई, और यहाँ तक कि ग्रेविटी को भी एक से ज़्यादा बार बदला गया है। लेकिन हम अभी भी रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करके अपना पूरा कॉस्मिक मॉडल बना रहे हैं। समस्या यह है कि वो एक दूसरे से टकराते हैं, वो ब्लैक होल्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और वो यूनिवर्स की शुरुआत को समझ नहीं सकते। तो अगर वो भी टूट जाते हैं तो हमारे वर्ल्ड व्यू का क्या बचेगा? मैं इस सवाल के बारे में ज़्यादा सोचने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन जब हम इंसानियत के पूरे कॉस्मिक व्यू के विकास को देखते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपको इस प्रोसेस में कुछ असली प्रेरणा मिलेगी। तो अगले कुछ मिनट्स में आइए अस यूनिवर्स को दोबारा देखें जिसे हम सोचते थे कि हम पहले ही समझ चुके हैं। हजारों सालों तक सब लोग यह मानते द कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है, क्योंकि ये सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल मॉडल नहीं था, ये पूरी सिविलाइजेशंस के लिए दुनिया को समझने का शुरुआती पॉइंट था। एंशिएंट ग्रीस से लेकर मिडीवल यूरोप तक जियोसेंट्रिक मॉडल सिर्फ साइंस नहीं था, वो फिलॉसफी था, वो रिलीजन था, वो एक आखिरी सच था जिस पर कोई सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन यह सच आखिरकार हिल गया। इस सच को बदलने वाला शख्स कोपर्निकस था। वो एक मैथमेटिशियन, एक एस्ट्रोनॉमर और चर्च का एक विश्वासपात्र सदस्य भी था। आज ज़माने में एज आदमी का मेनस्ट्रीम विश्वास को चैलेंज करना लगभग खुद को तबाह करने के बराबर था। लेकिन अपने सालों के ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन में उसने यूएस नियम पर शक करना शुरू कर दिया, जिसे सब लोग मानते क्या सच में सब कुछ अर्थ के चारों तरफ घूमता है? फिर कोपर्निकस ने एक ऐसा विचार पेश किया जो ऊपर से सरल लगता था, लेकिन एक पूरे युग की समझ को उलट पुलट करने के लिए काफ़ी था। अर्थ यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, सूरज है। और अर्थ स्थिर नहीं है, वो सूरज के चक्कर लगाती है, बिल्कुल दूसरे प्लैनेट्स की तरह। ये मॉडल ने सिर्फ सितारों के क्रम को नहीं बदला, इसने इंसानियत के यूनिवर्स में अपनी जगह के एहसास को चोट पहुंचाई। असल में उस वक्त कोपर्निकस ने अपने आइडियाज़ तुरंत पब्लिश नहीं किए। वो जानता था कि ये कितना खतरनाक है। उस जमाने के वर्ल्ड व्यू में अर्थ एक आम प्लैनेट नहीं था, बल्कि भगवान द्वारा बनाया गया सेंट्रल स्टेज था, और इंसानियत इस कॉस्मिक ड्रामा का मुख्य किरदार थी। यूएस वक्त के लोग ना सिर्फ जियोसेंट्रिक मॉडल को सच मानते बल्कि ये भी सोचते थे कि ये बाइबल द्वारा स्वयं समर्थित सच है। यानी ये सिर्फ एक साइंटिफिक विचार नहीं था, ये भगवान द्वारा बनाया गया एक कॉस्मिक ऑर्डर था। जो भी इस पर सवाल उठाता वो भगवान के डिज़ाइन पर सवाल उठा रहा था। उस जमाने में यह लगभग पाप था। तो कोपर्निकस हिचकिचाया। उसने 30 साल से ज्यादा लगातार सुधर करते हुए, चुप रहते हुए, खुद को रोकते हुए बिताए। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में ही उसने अस युग परिवर्तक किताब नीटी रेवोल्यूशनिबस ऑर्बियम कोएलेस्टियम एस्ट्रिस्क ऑन द रेवोल्यूशंस ऑफ द हेवनली स्फीयर्स को पब्लिश करने की अनुमति दी। कहा जाता है कि उसने 1543 में अपनी मौत के बिस्तर पर ही इसकी छपी हुई कॉपी देखी थी। लेकिन फिर भी इस किताब के आने से तुरंत कोई हलचल नहीं हुई। कई विद्वान इसे एक सुविधाजनक कैलकुलेशन टूल मानते, लेकिन यह नहीं मानते कि यह असली यूनिवर्स को डिस्क्राइब करती है। उनकी नज़रों में यह सिर्फ एक बेहतर मैथमेटिकल मॉडल था जिसका कोई क्रांतिकारी महत्व नहीं था। चर्च भी कुछ समय तक चुप रहा, इसलिए नहीं कि वो सहमत था, बल्कि इसलिए क्योंकि उस अभी रिएक्ट करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन यह शांति तूफान से पहले की शांति थी। जैसे जैसे समय बीता, ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिस्ट्स ने हीलियोसेंट्रिक मॉडल को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया, और उनमें सबसे विस्फोटक द गैलीलियो। उन्होंने यूएस ज़माने का सबसे एडवांस टूल इस्तेमाल किया, टेलीस्कोप। आज हमारे लिए ये शायद कुछ लेंसेज हों, लेकिन यूएस ज़माने में यह लगभग आसमान का एक दरवाज़ा खोलने जैसा था। उन्होंने चांद को देखा और क्रेटर्स और पहाड़ देखे। उन्होंने जुपिटर को देखा और पाया कि उसके पास मून्स हैं जो यूज ऑर्बिट कर रहे हैं। इसने सीधे अस पवित्र संरचना को तोड़ दिया कि सभी सेलेस्टियल बॉडीज अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं। उन्होंने वीन्स के फेजेस को भी ऑब्जर्व किया, एक ऐसा फेनोमेनन जो सिर्फ तभी सच हो सकता था जब वो सूरज को ऑर्बिट करता। इन खोजों ने कोपर्निकस के आइडियाज़ को पहली बार दिखने वाला सबूत दिया। बिल्कुल, गैलीलियो ने अस वक्त चुप रहना नहीं चुना। उन्होंने पब्लिकली हीलियोसेंट्रिक मॉडल पढ़ना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि लैटिन के बजाय इटालियन में किताबें लिखी ताकि आम लोग भी उन्हें समझ सकें। वो एक थियरी प्रपोज नहीं कर रहे थे, वो एक सच का ऐलान कर रहे थे, और यही वो बात थी जिसने सीधे चर्च की सीमा को पार कर दिया। 1616 में कैथोलिक चर्च ने ऑफिशियली हीलियोसेंट्रिक मॉडल को हेरेसी घोषित कर दिया, यह मानते हुए कि यह बाइबल के खिलाफ है और विश्वास के ऑर्डर को कमज़ोर करता है। गैलीलियो को इसे प्रमोट करने से रोकने का आदेश दिया गया। लेकिन जबकि गैलीलियो कुछ सालों तक चुप रहे,
उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 1632 में उन्होंने डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स पब्लिश की। भले ही उन्होंने इसे एक डायलॉग के रूप में पेश किया, लेकिन शब्दों के बीच उन्होंने जियोसेंट्रिक मॉडल का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बार चर्च उन्हें और बर्दाश्त नहीं कर सका। उन्हें रोम बुलाया गया ट्रायल के लिए। आखिर में गैलीलियो को पब्लिकली यह इनकार करने पर मजबूर किया गया कि अर्थ सूरज के चक्कर लगाती है। लेकिन उनका लेजेंडरी फुफुसाना और फिर भी यह चलती है साइंस के पूरे इतिहास का सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली विरोध का वाक्य बन गया। भले ही उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी घर में नज़रबंद होकर बिताई, उनके टेलीस्कोप ने यूनिवर्स के स्ट्रक्चर में एक दरार पहले ही खोल दी थी और वो दरार कभी बैंड नहीं हो सकी। लेकिन इस दौर में एक आदमी का जिक्र करना जरूरी है, केपलर। केपलर कोई डिस्ट्रॉयर नहीं था, उसके पास टेलीस्कोप भी नहीं था, ना ही उसने कोई नया कॉस्मिक मॉडल प्रपोज किया। लेकिन इसी वजह से जो उसने किया वो और भी खतरनाक था। उसने पैटर्न्स ढूंढना शुरू किया। उसने टाइको ब्राहे द्वारा छोड़े गए विशाल ऑब्जर्वेशनल डाटा को संभाला। शुरू में सिर्फ ज्यादा एक्यूरेट ऑर्बिटल पाथ्स ढूंढना चाहता था, लेकिन जितना ज्यादा उसने एनालाइज किया उतना ही ज्यादा उसने एक नज़रअंदाज किए गए सच को पाया। प्लैनेट्स की ऑर्बिट सर्कल्स नहीं बल्कि एलिप्सेस हैं। यह खोज सिर्फ एक ज्योमेट्रिक शेप का बदलाव नहीं था, इसने सीधे एस परफेक्ट सिमेट्री के कॉन्सेप्ट को नकार दिया जिस पर पूरा क्लासिकल कॉस्मोस निर्भर था। और भी महत्वपूर्ण, इस निष्कर्ष को कोई नकार नहीं सकता था क्योंकि ये ऑब्जर्वेशंस के साथ बेहद मेल खाता था। कोई थियोलॉजी इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, फिर भी ये मैथमेटिक्स की प्रिसिजन से मैच करता था। और इस तरह उसने 3 नियम लिखे जिससे प्लैनेटरी मोशन पहली बार इच्छा पर निर्भर नहीं बल्कि स्ट्रक्चर के अनुसार हो गया। ये स्पाल से यूनिवर्स पहली बार एक ऐसा मैकेनिज्म बन गया जिसे कैलकुलेट किया जा सकता था। पुराने ज़माने के यूनिवर्स को चलने के लिए मतलब की ज़रूरत थी, लेकिन अब उस सिर्फ वेरिएबल्स की ज़रूरत थी। इस पाल भगवान स्टेज से उतर गए, सर्कल स्टेज से उतर गए और यहाँ तक कि टेलियोलॉजी भी स्टेज से उतरने लगी। जो बचा वो था सेमी मेजर एक्सिस, पीरियड, वेलोसिटी, एलिप्स, एक ऐसा लॉजिक जिसमें ना कोई इमोशन था ना कोई पसंद। केपलर ने किसी के खिलाफ विद्रोह नहीं किया, लेकिन उसने विश्वास की बात को बेमानी बना दिया, क्योंकि उसके बाद से हम समझने लाच की सैच को तोड़फोड़ कर नहीं बनाया जाता बल्कि उस ऐसी चीज से रिप्लेस करके बनाया जाता है जिसे अब एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। समय के साथ इंसानी साइंस के इतिहास की सबसे महान शख्सियत सामने आई, न्यूटन। न्यूटन कोई शुरुआत नहीं था बल्कि एक जोड़ने वाला था। उससे पहले इंसानियत ने पहले ही यह सोचना शुरू कर दिया था कि पुराने यूनिवर्स की सेंट्रल पोजीशन सही है या नहीं, लेकिन वो शंकाएं अभी भी सिर्फ दरारें थीं, एक पूरा स्ट्रक्चर नहीं। केपलर ने आसमान के मोशन को कुछ अनुभाविक नियमों में बंध दिया था। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके पुराने मॉडल की खामियों को साबित किया था, लेकिन जो उन्होंने छोड़ा वो एक अनसुलझे फिनोमेना का ढेर था, जवाब नहीं। न्यूटन ने यह सब लिया और 3 मोशन के नियम प्रपोज किए और एक और ज़रूरी फॉर्मूला, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इस फॉर्मूला की एक घटक विशेषता थी, यह आसमान और ज़मीन को एक हाई इक्वेशन में लिख सकता था। एक सेब का ज़मीन पर गिरना और एक प्लैनेट का सूरज के चक्कर लगाना उसके बाद से एक ही तरह का फिनोमेनन बन गया। इस पाल पहली बार यूनिवर्स को एक सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम में बंध दिया गया। सेलेस्टियल बॉडीज़ को भी भगवान की इच्छा की ज़रूरत नहीं थी और ज़मीनी मोशंस को अलग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी। दुनिया अलग अलग ऑब्जर्वेशन से एक निरंतर मैकेनिज्म बन गई। ये मैकेनिज्म इतना प्रभावी था, इतना प्रभावी कि इंसानियत ने ये मानना शुरू कर दिया कि यही दुनिया है। सब कुछ कैलकुलेट किया जा सकता था, सब कुछ प्रिडिक्ट किया जा सकता था, हर चीज़ का सोल्यूशन होना चाहिए। पहली बार हमें ये भ्रम हुआ कि साइंस पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर सकती है, और ये भ्रम उस वक्त चुपचाप जाद पकड़ गया। ये विश्वास 2 सदियों तक बना रहा। बाद में एक आदमी जो जायंट्स के कंधों पर खड़ा था सामने आया, आइंस्टाइन। बिल्कुल, आइंस्टाइन न्यूटन को गिराने नहीं आया था, बल्कि यह बताने के लिए कि न्यूटन की दुनिया लोकल थी। जब आइंस्टीन जवान था तो उसके सवाल दूसरों से अलग थे। दूसरे लोग हर दिन खाने, पीने और मस्ती के बारे में सोचते थे, लेकिन उसके दिमाग में एक ऐसा सवाल था जिसे कोई और गंभीरता से नहीं लेता था। अगर रोशनी की स्पीड हमेशा कांस्टेंट है तो हम कैसे कह सकते हैं कि समय यूनिफॉर्म है? मुख्य बात यह है कि अगर रोशनी की स्पीड का कांस्टेंट होना एक सच है तो हमारी साइमल्टेनिटी, दूरी और मोशन जैसे बुनियादी कॉन्सेप्ट्स की समझ शायद गलत है। यही स्पेशल रिलेटिविटी का शुरुआती पॉइंट था। यहाँ से आइंस्टीन ने एक चौंका देने वाला नतीजा निकला, समय और स्पेस एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि इस पर निर्भर करते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ हैं और कैसे मूव कर रहे हैं। लेकिन समस्याएं अभी खत्म नहीं हुई थी।
स्पेशल रिलेटिविटी ने स्पीड की समस्या को सुलझा दिया, लेकिन एक पुराने सवाल से बच गया। ग्रेविटी। न्यूटन ने कहा कि ग्रेविटी एक ऐसी ताकत है जो सेलेस्टियल बॉडीज को स्पेस के पार एक दूसरे की तरफ खींचती है। लेकिन इसने यह नहीं बताया कि यह कैसे फैलती है, कितनी तेज है और यह रोशनी की स्पीड की सीमा के साथ कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। तो आइंस्टाइन ने फिर से सोचना शुरू किया। उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जो सरल लगता था लेकिन सीधे मुद्दे पर आता था। अगर आप एक बैंड लिफ्ट में हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि आपको अर्थ खींच रही है या आप एक कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहे हैं? अगर आप फर्क नहीं बता सकते तो इसका मतलब है कि ग्रेविटी और एक्सेलरेशन शायद एक ही फिनोमिनन है। ये थॉट एक्सपेरिमेंट जनरल रिलेटिविटी का बीज बन गया। अगले 10 सालों तक वो लगभग अकेले काम करते रहे, नोटबुक्स और ड्राफ्ट पेपर्स पर बार बार कैलकुलेट और कंस्ट्रक्ट करते हुए। आखिर में उन्होंने एक बेहद क्रांतिकारी फ्रेमवर्क प्रपोज किया। ग्रेविटी एब कोई फोर्स नहीं है, ये वो रास्ता है जिसे एक ऑब्जेक्ट नेचुरल रूप से फॉलो करता है जब मास ने स्पेस टाइम को मोड़ दिया हो। मास स्पेस टाइम को बताता है कि कैसे मुड़ना है और मुड़ा हुआ स्पेस टाइम ऑब्जेक्ट्स को बताता है कि कैसे मूव करना है। इस पॉल से यूनिवर्स अब टाइम और स्पेस इंटू मीन इंटू ऑपरेट नहीं करता, बल्कि टाइम और स्पेस इंटू द्वारा इंटू हे तय होता है कि वो कैसे ऑपरेट करेगा। ये थियरी जनरल रिलेटिविटी है। ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स का एक ज़्यादा जटिल वर्जन नहीं है, बल्कि एक बुनियादी कॉग्निटिव रिकंस्ट्रक्शन है। स्पेस को मोड़ा जा सकता है, समय को एक्सेलरेट किया जा सकता है और रियलिटी ऑब्जर्वर के सापेक्ष हो जाती है। हर मेजरमेंट सिर्फ एक फिनोमिनन को रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, बल्कि दुनिया को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो जनरल रिलेटिविटी हमारी यूनिवर्स की समझ का एक विस्तार नहीं है, यह इस बात की शुरुआत है कि हम यूनिवर्स द्वारा कैसे बदले जाते हैं। जब आइंस्टाइन स्पेस टाइम के स्ट्रक्चर को दोबारा लिखने में लागू हुए, द टैब फिजिक्स के दूसरे छोर पर भी दरारें पड़ने लगी थी। इस बार समस्या सेलेस्टियल ग्रेविटी या रोशनी की स्पीड से नहीं, बल्कि क्वांटम वर्ल्ड के अंदर से उभरी। सबसे पहले जिस चीज ने खतरे की घंटी बजाई वो एक छोटी सी लगभग ना के बराबर समस्या थी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फॉर्मूला हाई फ्रीक्वेंसीज पर कंट्रोल से बाहर हो गया। क्लासिकल फिजिक्स के प्रिडिक्शंस के अनुसार रेडिएशन एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ स्टेबल रूप से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं थी। एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ही अजीब प्रिडिक्टेड वैल्यू, यहाँ तक कि इन्फिनिटी के करीब। ये सिर्फ एक कैलकुलेशन की गलती नहीं थी, यह एक इशारा था कि पूरी थियरी सबसे छोटे स्केल्स पर टूटने लगी थी। इस कमी का सामना करते हुए प्लैंक ने वो किया जो कोई और पहले करने को तैयार नहीं था। उन्होंने यह मान लिया कि एनर्जी लगातार रिलीज नहीं होती, बल्कि डिस्क्रीट यूनिट्स या क्वांटम पैकेज होकर निकलती है। यह अनुमान न्यूटन के सिस्टम से चली ये रही दुनिया की निरंतरता के विश्वास के खिलाफ था, लेकिन उनके पास कोई बेहतर रास्ता नहीं था, इसलिए उन्हें इस आइडिया का इस्तेमाल करके सामने वाले फॉर्मूला को बचाना पड़ा। किसी ने नहीं सोचा था कि यह टेम्पररी मैथमेटिकल अनुमान एक पूरी दुनिया को खोल देगा। उसके बाद से कई फिनोमेना कंट्रोल से बाहर होने लाज। रोशनी कभी वेव की तरह, कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ स्टेबल रूप से नहीं घूमते, बल्कि डिस्क्रीट जंप्स में दिखते हैं। जितना ज़्यादा आप एक पार्टिकल की पोजीशन को मेजर करने की कोशिश करते हैं, उतना ही उसका मोमेंटम धुंधला हो जाता है। मेजरमेंट अब एक न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन नहीं, बल्कि एक पार्टिसिपेशन है। यह एक पुराने मॉडल को ठीक करने की बात नहीं थी, यह पूरी दुनिया की संरचना ही वैसी नहीं थी जैसी हमने सोची थी। 1920s तक इस फिनोमेना के सेट को एक ग्रुप ऑफ यंग फिजिसिस्ट ने एक सिस्टम माइंड ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। बोर, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर। उन्होंने वो की कॉन्सेप्ट्स प्रपोज किए जिनसे हम आज परिचित हैं: सुपरपोजिशन, अनसर्टेनिटी, वेव पार्टिकल डुअलिटी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ थियोरेटिकल लैंग्वेजेस नहीं हैं, बल्कि रियलिटी का एक बिल्कुल नया इनकोडिंग है। वो ये नहीं कह रहे थे कि यूनिवर्स के अब नियम नहीं हैं, बल्कि ये कि ये दुनिया हमेशा आपके समझने के लिए तैयार नहीं है। और ये क्वांटम थ्योरी रिलेटिविटी को नकारने के लिए पैदा नहीं हुई थी, फिर भी आखिरकार इसने उसके साथ सबसे बुनियादी विरोध पैदा कर दिया। एक विशाल मैसेज और स्पेस की निरंतर संरचना को डिस्क्राइब करता है। दूसरा, अनिश्चितता में छोटे पार्टिकल्स के प्रोबेबिलिस्टिक लीप्स को। एक दुनिया को ज्योमेट्री के रूप में लिखता है, दूसरा दुनिया को स्टैटिस्टिक्स के रूप में। और आज तक हम उन्हें एक साथ नहीं जोड़ पाए हैं। लेकिन अगर वो दोनों सही हैं तो वो असंगत कैसे हो सकते हैं? समस्या यही है। तो हम मॉडर्न लोग एक ऐसी थ्योरी की तलाश में हैं जो ब्लैक होल के कॉलिप्स के प्रोसेस को ग्रेविटी को भी फॉलो करने दे और क्वांटम इन्फॉर्मेशन के संरक्षण को भी ना तोड़े। तो हमने उन्हें एक ही समस्या में डाल दिया है, जैसे ब्लैक होल्स। आइंस्टाइन ने कहा कि ग्रेविटी स्पेस टाइम को बेहद हाई डेंसिटीज पर अनंत रूप से मोड़ देगी, जिससे एक तथाकथित सिंगुलैरिटी बनेगी।
लेकिन क्वांटम थियरी कहती है कि कोई भी फिजिकल सिस्टम अनंत रूप से छोटे पॉइंट में कंप्रेस नहीं किया जा सकता और इन्फॉर्मेशन नाश नहीं हो सकती। ये दोनों वाक्य न सिर्फ लॉजिकली असंगत हैं, बल्कि उनकी मैथमेटिक्स में भी समस्याएं आने लगी हैं। हमने दोनों सिस्टम्स को कोऑपरेट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक चीज़ दी, केओस। या यूनिवर्स की शुरुआत को ले लीजिए। रिलेटिविटी प्रिडिक्ट करती है कि बिग बैंग एक इनिशियल सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स असपाल पूरी तरह से टूट जाती है। वेव फंक्शन फेल हो जाता है, प्रिडिक्शन रुक जाती है। यहाँ तक कि जो फिनोमेना हम आज ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल वेव्स, CMB रेडशिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन और डार्क मैटर का बिहेवियर, सब दोनों थियरीज के बीच आगे पीछे उछलते रहते हैं। रिलेटिविटी पहला आधा हिस्सा एक्सप्लेन कर सकती है, क्वांटम थियरी दूसरा आधा, लेकिन कोई भी एक थियरी पूरी कहानी नहीं बता सकती। ऐसा नहीं है कि हमारे पास थियरीज नहीं है, हमारे पास एक साथ दो एक दूसरे को नकारने वाली, लेकिन दोनों ही प्रभावी सच्चाइयां हैं। ये ऐसा है जैसे हमारे पास दो चाबियां हैं, हर एक यूनिवर्स का आधा हिस्सा खोल सकती है, लेकिन कभी पूरा दरवाज़ा नहीं खोल सकती। असल में हमने वो चाबी ढूंढने की कोशिश की है जो पूरा दरवाज़ा खोल सके। सबसे मशहूर कोशिश स्ट्रिंग थ्योरी कहलाती है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो माइक्रो लेवल से शुरू होता है और पूरे यूनिवर्स की सारी फंडामेंटल फोर्सेस को यूनिफाई करने की कोशिश करता है। उसका शुरुआती पॉइंट असल में बहुत सिंपल है। अगर इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स, ग्रेविटॉन्स और ये सबसे बुनियादी पार्टिकल्स पॉइंट्स नहीं, बल्कि वाइब्रेट करती हुई स्ट्रिंग्स हैं, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की वाइब्रेशन अलग अलग पार्टिकल्स का प्रदर्शन है। इसका मतलब है कि सारे पार्टिकल्स असल में एक ही चीज़ हैं, बस अलग अलग वाइब्रेशन स्टेट्स में। यह न सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स को यूनिफाई करने की कोशिश करता है, बल्कि ग्रेविटी को भी उसी सेट ऑफ इक्वेशंस में लिखना चाहता है। लेकिन जितनी ज़्यादा परफेक्ट है, उतनी ही मुश्किल वेरीफाई करना। स्ट्रिंग थियरी के लिए यूनिवर्स में 10 या 11 डायमेंशंस होने चाहिए। उसके कैलकुलेशंस इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि उन्हें वेरीफाई करना लगभग नामुमकिन है, और वो मुश्किल से ही कोई स्पेसिफिक टेस्टेबल प्रिडिक्शंस कर सकती है। यानी हमने एक बेहद एलिगेंट कॉस्मिक मॉडल बनाया है, लेकिन ह्यूमन यह नहीं पता कि वो असल में क्या डिस्क्राइब कर रहा है। बिल्कुल स्ट्रिंग थियरी बेकार नहीं है, वो शायद सही हो, लेकिन उसकी समस्या यह है कि हम उस गलत साबित भी नहीं कर सकते। यह ऐसा है जैसे हम यूनिवर्स की गहरी संरचना का एक दरवाज़ा देखते हैं, लेकिन दरवाजे के पीछे अंधेरा है, और जब हम चाबी डालते हैं तो कुछ नहीं खुलता। लेकिन जब सब लोग अभी भी इस बात पर बहस कर रहे थे कि इन्फॉर्मेशन सच में गायब हो जाती है या नहीं, तब एक और बिल्कुल अलग अनुमान चुपचाप सामने आया। शायद इन्फॉर्मेशन ब्लैक होल के अंदर गई ही नहीं, वो अभी भी वहीं है, बस बाउंड्री पर सुरक्षित है। इस अनुमान को होलोग्राफिक प्रिंसिपल कहते हैं। 1997 में ख्वान माल्दासिना ने एक मैथमेटिकल कॉरेस्पॉन्डेंस प्रपोज किया। कुछ कॉस्मिक मॉडल्स में एक 3 डायमेंशनल स्पेस में एक ग्रेविटेशनल फील्ड को पूरी तरह से उसके 2 डायमेंशनल बाउंड्री पर एक क्वांटम थियरी से डिस्क्राइब किया जा सकता है। यानी जो 3 डायमेंशनल दुनिया हम देखते हैं, वो शायद सिर्फ 2 डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन का एक प्रोजेक्शन है। ब्लैक होल की बाउंड्री पर स्टोर की गई इन्फॉर्मेशन इस आइडिया का सिर्फ शुरुआती पॉइंट है। अगर ये अनुमान सही है तो हमें यह मानना पड़ेगा कि जिसे हम रियलिटी कहते हैं, वो शायद सिर्फ बाउंड्री पर प्रोजेक्ट की गई एक इमेज है, ना कि वो सॉलिड चीज़ जो हम सोचते थे। हम यूनिवर्स इंटू मैन इंटू नहीं है, हम उसका खुला हुआ रूप इंटू हमेन इंटू। समस्या यह है कि हम इन थियोरीज को किस आधार पर बनाते हैं? ऑब्जर्वेशन पर, मैथमेटिक्स पर, भाषा पर। लेकिन ये टूल्स खुद ही इंसानी सोच के सिस्टम के उत्पाद हैं। जब हम नियम, संरचना, एक्सप्लेनेशन, सिमेट्री, थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, तो ये शब्द ऑब्जेक्टिव लगते हैं, लेकिन असल में ये हमारे नर्वस सिस्टम द्वारा बनाए गए समझने के टेम्पलेट्स हैं। हम यूनिवर्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम यूनिवर्स को एक ऐसे तरीके से दोबारा लिख रहे हैं जिसे हमारे दिमाग समझ सकें। यह साइंस की हार नहीं है, बल्कि भाषा की सीमा है। तो यह इस बात को और भी अनिश्चित बना देता है कि यूनिवर्स का साच, जिसे हम पहले सोचते थे कि वो केओस के पीछे छिपा एक ऑर्डर है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसे सही इक्वेशंस ढूंढकर खोला जा सकता है। लेकिन अब हम पाते हैं कि रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स भी हमारे अभी के साइंस के 2 सबसे मजबूत स्तंभ एक ही यूनिवर्स में शांति से नहीं रह सकते। हम सोचते थे कि वो एक फाइनल थियरी में मिल जाएंगे, लेकिन दशकों बाद वो अभी भी एक दूसरे को नकार रहे हैं। यह एक अधूरी थियरी की समस्या नहीं है, यह है कि ह्यूमन कभी यह साफ नहीं हुआ कि हम यूनिवर्स को समझने के लिए कौन सी भाषा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद शुरू से ही हम साच की बात को गलत समझ रहे थे। शायद तथाकथित कॉस्मिक व्यू कभी एक ऐसा जवाब नहीं था जिसे हमने खोजा, बल्कि एक ऐसी लॉजिकल अनुमानों का सेट था जिसे हम खुद को अस्थायी रूप से समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वो भी समय के साथ जियोसेंट्रिक मॉडल, ईथर थियरी और न्यूटोनियन मैकेनिक्स की तरह धीरे धीरे उतर जाएंगे। हम कहते हैं यूनिवर्स स्ट्रक्चर है,
नियम है, प्रोबेबिलिटी है, एंट्रोपी है। लेकिन क्या ये सब भी अगले वर्जन की एक अस्थायी भाषा हो सकती है? शायद जो सवाल हमें पूछना चाहिए वो यह नहीं है कि हम अभी भी क्या मानते हैं, बल्कि यह कि क्या हम फिर से एक ऐसी चीज़ों के सेट पर विश्वास कर रहे हैं जो आखिरकार गलत साबित हो जाएंगी। अगर हर कॉस्मिक व्यू सिर्फ एक अस्थायी जवाब है, तो वो आखिरी थियरी क्या होगी जो सब कुछ यूनिफाई कर सके?